नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। जस हिंदी के इस बेहद ही लोकप्रिय कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। भारत में लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपना अपना पूरा दमखम दिखा रही हैं, कोशिशों में लगी हुई हैं। कांग्रेस ने जो सबसे बड़ा सस्पेंस बनाकर रखा था उसे शुक्रवार सुबह खत्म कर दिया। अमेठी और रायबरेली से पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, लेकिन पार्टी ने एक बड़ा उलटफेर कर दिया है और उस पर जमकर बहस हो रही है। बीजेपी से राहुल गांधी का डर बता रही है, कहती है कि राहुल गांधी अमेठी में हार से डर गए, इसलिए रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। कांग्रेस कहती है कि रायबरेली से गांधी परिवार का पुराना नाता रहा है, इसलिए राहुल गांधी ने रायबरेली से संबंध जोड़ा है। क्योंकि प्रियंका गांधी ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है, संगठन के लिए वो स्टार कैंपेन की बड़ी भूमिका में ही सक्रिय रहना चाहती हैं। कांग्रेस यूपी की दोनों हाई प्रोफाइल सीट पर किस सियासी रणनीति को साध रही है, इसे मतदाता कैसे देख रहे हैं और चुनाव के खेल को समझने वाले वो कैसे देख रहे हैं, आइए इसी पर आज करते हैं अपना स्ट्रेट टॉक, सीधा संवाद। तो कुछ सवाल हैं जो कि इस बड़े उलटफेर के बाद सबके ही मन में, चाहे वो अमेठी और रायबरेली का मतदाता क्यों ना हो, कांग्रेस का समर्थक क्यों ना हो, बीजेपी का समर्थक क्यों ना हो, ये सब इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ सवाल जो हम चाहते हैं कि अपने दर्शकों के सामने रखा जाए और इन सवालों को हम अगले अपने कार्यक्रम के दौरान कुछ समय में समझने की कोशिश करेंगे। ये सवाल है कि क्या राहुल गांधी का अमेठी छोड़ देने का फैसला सही माना जाए? रायबरेली सुरक्षित सीट है, क्या इसीलिए नामांकन उन्होंने भरा है? अमेठी में केएल शर्मा की जो चुनौती सामने आई है कांग्रेस की तरफ से, इसे स्मृति ईरानी के सामने कितनी मजबूत चुनौती माना जाए? प्रियंका गांधी का चुनाव न लड़ना, क्या ये कांग्रेस के हित में लिया गया सही फैसला कहा जाएगा? क्या यूपी में गांधी परिवार का प्रभाव सिमट रहा है, जिस तरह के आरोप बीजेपी लगा रही है? समझेंगे कुछ इन्हीं सारे सवालों को। हमारे साथ जो पैनल जुड़ चुका है, आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, बीजेपी की प्रवक्ता है रमा महाजन, वरिष्ठ पत्रकार मुकुल त्रिपाठी और पॉलिटिकल एनालिस्ट है गुरमीत सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। वेद प्रकाश सर, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, एक बहुत बड़ा सस्पेंस बनाकर रखा, लेकिन बहुत बड़ा उलटफेर दिख रहा है और डरो मत भागो मत, नरेंद्र मोदी ने शहजादा कहकर फिर से घेरा है। डरो मत का नारा देने वाले पर वही जो नारा है उससे लेकर कटाक्ष किया है पीएम मोदी ने। क्या कहेंगे? रायबरेली सबसे सुरक्षित सीट, इसीलिए उसी सीट को अपना लिया राहुल गांधी ने, अमेठी नहीं गए। नेहा जी, आपको, वरिष्ठ पत्रकार मुकुल त्रिपाठी जी को, हमारे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर गुरमीत जी को, बहन रमा महाजन जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, राहुल गांधी जी कहां से चुनाव लड़े, कहां से न लड़े, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। और फिर भी जो ही सुबह उनकी घोषणा हुई, हर भाजपा का छोटा बड़ा नेता, हर प्रांत का नेता उस पर अपने बयान पर बयान दाग रहा है। और यहां तक प्रधानमंत्री जी तो सार्वजनिक सभाओं में ही अपनी बात कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि राहुल गांधी को जो ये कहते हैं कि वो कोई नेता नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं, एक तो ये खुद ही स्वीकार करते हैं कि वे आज लोकसभा चुनाव का एजेंडा मोदी जी नहीं राहुल गांधी तय कर रहे हैं। जो राहुल गांधी बोलते हैं, करते हैं, वही एजेंडा बन जाता है जी। और दूसरा ये कि इतने डरे और घबराए हुए हैं कि प्रधानमंत्री जी अनाप शनाप बातें कह रहे हैं। मैं आज आपके चैनल पर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री ने कहा वो वायनाड से हार रहे हैं। आप भी यही है, प्रधानमंत्री जी भी यही है। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो वायनाड से न सीपीआई की जमानत बचने वाली और ना भाजपा की जमानत बचने वाली। सारा देश जानता है कि वायनाड से वो भारी मतों से जीत रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि वो डरो मत भागो मत। कौन भागा, कहां से भागा? रायबरेली और अमेठी दोनों साथ लगी हुई सीटें हैं जी। निश्चित रूप से स्मृति ईरानी जी ने पिछली बार राहुल जी को हराया, एक्सीडेंटल सांसद बन गई। अब हम उसका एक स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि वास्तव में स्मृति ईरानी जी एक्सीडेंटल सांसद थी और हमारा एक साधारण सा कार्यकर्ता उसे हरा देगी और हराने के बाद उनका
सबको पता चल जाएगा कि भाई उनकी कितनी बड़ी राजनीतिक स्थिति है। और स्मृति ईरानी जी केवल राहुल गांधी को गालियां बककर ही राजनीति करती है, उनको कोई मौका नहीं मिलेगा, इसलिए उनकी पोखलाट स्वाभाविक है। अब उनको राहुल गांधी को गालियां बकने से तो काम चलेगा नहीं, उनको बताना होगा उन्होंने क्या किया। ठीक है। प्रधानमंत्री कह रहे डरो मत, डरा हुआ कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। क्यों है डरे हुए? ये पूरे चुनाव प्रचार में चर्चा कर रहे हैं कश्मीर की धारा 370 की जी, और कहते कश्मीर में बड़ा बदलाव आ गया और मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, और कह रहे हैं कि मैं विद्रोही जी संक्षेप में संक्षेप में लास्ट बात कह रहा हूं मैं, सुन लीजिए ना। डरो मत, आपने सवाल डरो मत का पूछा था, उसका जवाब तो देना ही, उसका आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं। ठीक है, ठीक है। कश्मीर के अंदर बोला हम भारत को मिलाएंगे, वो करेंगे। इतनी लंबी चौड़ी आंकने वाले प्रधानमंत्री कितने डरे हुए हैं कि कश्मीर घाटी में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे। कश्मीर घाटी में कौन चुनाव लड़ रहा है? इंडिया अलायंस के लोग। भारत का झंडा कौन बुलंद कर रहा है? इंडिया अलायंस के लोग। और भाजपा तो वहां जाने की हिम्मत नहीं कर रही। तो डरा हुआ कौन है? घबराया हुआ कौन है? ये कश्मीर में कुछ और दुर्भाग्य है इस देश का। ठीक है। कोई मीडिया इस प्रधानमंत्री महोदय से नहीं पूछता कि भैया आप इतने ही महान और इतने ही कश्मीर के अंदर धारा 370 के बाद बदलाव आ गया तो चुनाव से क्यों भाग रहे हो? ठीक है, रमा जी से टिप्पणी लेना चाहूंगी। डरा हुआ कौन है? राहुल गांधी रायबरेली चले गए, अमेठी नहीं गए, प्रधानमंत्री का सीधा सीधा वार, और कांग्रेस की तरफ से ये जवाब आया है। रमा जी किस तरह से जवाब देना चाहेंगे? नमस्कार नेहा जी, मुकुल जी, गुरमीत जी और विद्रोही जी। आपको नहीं नेहा जी लगता कि कितना बड़ा एक फिल्म बनाई गई? आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, वो वहां आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, जनता वो प्रतीक्षा कर रही है, लोग बैठे हैं। अंतिम समय में जो निकला बीच में से इतना सस्पेंस है जी, बहुत बड़ी राजनीति चल रही है, बहुत बड़ा वो एक सरप्राइज दिया जाएगा। तो उसके बाद निकला क्या? अमेठी छोड़कर डर के मारे स्मृति ईरानी से भाग गए वहां से और रायबरेली चले गए। और वहां पर केएल शर्मा जी को छोड़ा गया, ना वो वहां के कोई किसी भी उसमें रहे हैं, पद पर रहे हैं, ना उनका वहां कोई लेना ना देना वहां पर, तो उनको वहां बेचारों को छोड़ दिया, बलि का बकरा बना। स्मृति के सामने उनके छोड़ दिया गया। हारेंगे तब भी ठीक है, जीत जाएंगे तब भी ठीक है। और डर के मारे सबसे जो अपने आप कहते हैं, वैसे है कुछ नहीं है इस तरह से, कि रायबरेली की सीट जो है बहुत सेफ सीट है, हम वहां से चुनाव लड़ेंगे। अब ये बताएं कि सबसे सेफ सीट है, वहां पर लड़ने के लिए एक लीडर जो है, जो सारी कांग्रेस को कहता है कि मेरे इशारे पर चले, वो क्या संदेश दे रहा है जी? ना ये सामना करना चाहते हैं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, ना ये सामना करना चाहते हैं लोगों का जाकर। राहुल गांधी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं, बार बार सवाल लेते हैं। रमा जी कोई सवाल नहीं लेते हैं, उनका कोई सवाल का जवाब नहीं देते। क्यों डर रहे हैं? कोई जवाब नहीं जी। ठीक है, एक छोटे से जी, क्यों उसके बाद हारने के बाद भी ये कितनी बार वहां गए हैं, और उसके बाद अब इतना दम नहीं है कि वहां जाकर चुनाव लड़ सके। मानना हमने स्मृति ईरानी बहुत साधारण है, एक कार्यकर्ता है, पर हराया उन्होंने। हराने के बाद एक बार हराया था, पिछली बार तो जीतते रहे कितनी बार इनको जी। और जनता ने कितनी बार इनको जिताया, बहुत प्यार दिया इन्होंने। एक बार हार के तो ये छोड़ के आ गए उनको। ये कैसा प्यार, कैसा परिवार है जी? अब ये प्यार तो साबित स्मृति ईरानी को करना है। केएल शर्मा, जिसे आप कह रही हैं कि वो एक डमी कैंडिडेट है, बीजेपी भी कह रही है, लेकिन उनका बहुत गहरा नाता अमेठी और रायबरेली दोनों जगहों से है। मुकुल सर, मैं समझना चाहूँगी, हम एक दिन पहले ही ये चर्चा कर रहे थे कि अगर छोड़ देंगे अमेठी को तो फिर इसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं या फिर समर्थकों में किस तरीके से देखा जाएगा। आपने कहा था कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्या अभी भी आप इसी बात पर कायम हैं? क्योंकि केएल शर्मा को लेकर जो भी बातें यहाँ पर अब तक सामने आई है, ये कहा जा रहा है कि अमेठी में लगातार जो जीत मिली उसके पीछे जो बड़ी भूमिका केएल शर्मा की रही है। जी, सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार और सभी दर्शकों को। मैं थोड़ा शर्मा जी की भूमिका पे जाना चाहूंगा कि आखिरकार ये है शख्स कौन जी? ये शख्स कोई आम शख्स नहीं है। ये इस शख्स ने राजीव गांधी को चुनाव लड़ाया है, सोनिया गांधी को चुनाव लड़ाया है, और राहुल गांधी जब से 2012 में राहुल गांधी की अपनी टीम आ गई थी रायबरेली में, और केएल शर्मा
ये 1981 से कांग्रेस के में है और उसके बाद इन्होंने बाकायदा कांग्रेसियों की एक टीम बनाई थी पूरे देश भर के लिए और सबको प्रशिक्षित किया था। और उसमें ये देखा गया था, जो हमको जानकारी सारी इकट्ठी की गई इनके सामने, जो इनका इतिहास है वो बड़ा मतलब कांग्रेस परिवार के लिए डिवोटेड आदमी है। ये राजीव गांधी की आंख नाक कान थे, सोनिया गांधी की आंख नाक कान थे, और राहुल गांधी को 2014 में ये चले गए थे बिहार और इनको कुछ दिन के लिए शायद बिहार का अध्यक्ष भी बनाया गया था, जहां तक मेरी जानकारी है। और ये एक उस एरिया के, हालांकि इनकी उम्र के लोग अब आधे से ज्यादा तो ऊपर चले गए हैं, लेकिन इनकी जो पकड़ है और इनका जो ज्ञान है उसको कांग्रेस यूज करना चाहती है। अब कल की बात पे आते हैं, जो हम लोग बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। एक चीज और इनका बता दें कि ये शर्मा जी के एक कजिन थे, जो ये वैसे लुधियाना के रहने वाले हैं और इनके कजिन वहां पे विधायक थे जी। और दर्शकों को जानकारी दे दें कि आतंकवादियों ने इनके उस जो कजिन ब्रदर था उसको गोलियों से भूना था, हत्या की थी उसकी। तो ये वो केएल शर्मा है जो लुधियाना से आके गांधी परिवार के साथी रहे और 40 साल का इनका अनुभव है। कई देश के विभिन्न जगहों पे इन्होंने काम किया और सबसे ज्यादा अमेठी में रहे, वो भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी, राजीव गांधी को इन्होंने चुनाव लड़ाया। क्या ये मानूं मुकुल जी, अगर मैं इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दूं और सरल शब्दों में समझूं कि स्मृति ईरानी से ज्यादा सियासी अनुभव केएल शर्मा का है? बिल्कुल, और ये नैरेटिव चेंज कर दिया कांग्रेस ने कि लास्ट मूवमेंट पे जब हमें 2 बॉल पे 10 रन बनाने हैं तो हमने धोनी को भेज दिया। कांग्रेस अब इस चीज को करेगी। हालांकि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि डर गए और छोड़ के चले गए, लेकिन इसको दूसरे पक्ष में अगर आप देखेंगे, कल मैं भी, चूंकि इनका नाम नहीं आया था सामने, लेकिन जिस शख्स को उतारा है वो इनको फाइट देगा और अच्छी फाइट देगा। आज जो भीड़ थी, जो भीड़ की हम लोग को रिपोर्ट मिली है, उसमें कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी दोनों मिलजुल के साथ में थे और अच्छी खासी भीड़ हुई। बिल्कुल। जहां तक जो इनके क्या कहते हैं स्मृति ईरानी की बात है, स्मृति ईरानी को लेकर जिन लोगों ने वोट दिए थे उनके साथ एक चीज 13 रुपए किलो चीनी और सिलेंडर जी प्लस छुट्टा जानवर, तो और चीज महंगाई और ये सब चीजें जो है वो कांग्रेसी, अगर मान लीजिए वोटिंग परसेंट, जो मैं कल वही बात दोहराऊंगा कि प्रतिशत अगर कम होता है वोटिंग परसेंट, और जो सोनिया गांधी है वो 2019 तक, मतलब अभी तो उन्होंने छोड़ा है, अभी तक वो लगातार करीब 1.5 लाख वोट से जीती थी जी, और ये छठी बार जीती थी, जो इतिहास है। इन चीजों को देखते हुए केएल शर्मा को उतारे जाने को, इसे आप एक मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं और ये बैकफायर भी कर सकता है। बैकफायर इसलिए कर सकता है कि जो कांग्रेसी, खाटी कांग्रेसी है, उन्होंने, हालांकि अभी तक मेरे पास कोई निगेटिव केएल शर्मा की रिपोर्ट नहीं आई है, बिल्कुल सब लोग उनके साथ खड़े हैं। और प्रियंका गांधी का आज आंख में आंसू लाना और पिताजी को लेके, उनकी माता जी को लेके जो प्रधानमंत्री ने बोला है और पिताजी को लेके जो बोला है, स्वर्गीय राजीव गांधी को लेके, उससे बहुत गहरा मैसेज गया है अमेठी और रायबरेली की जनता में। जी ठीक है, गुरमीत सर से समझ लेते हैं। गुरमीत सर, आप इस बड़े उलटफेर को, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरो मत भागो मत की संज्ञा दे रहे हैं, स्मृति ईरानी कह रही हैं कि डर के चले गए क्योंकि वो इस बार भी हार रहे हैं, वायनाड से भी राहुल गांधी हार रहे हैं, इस बात का भी दावा किया जा रहा है स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। आप कांग्रेस की स्ट्रैटेजी को आखिरी दिन तक जो सस्पेंस बनाकर रखा गया और जो निकला है, जो हकीकत सामने आई है, क्या ये वही सबसे बड़ी वजह है जिसके लिए सस्पेंस बनाकर रखा गया था? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो 4 तारीख को ही पता लगेगा। और जो आप कह रही बहुत बड़ा उलटफेर है, मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि इस बात की संभावना बहुत पहले से शुरू हो गई थी, क्योंकि सोनिया गांधी राज्यसभा में चली गई जी, और रायबरेली से वो लगातार जीत रही थी 4 बार, और उस समय से ये बात थी कि अब रायबरेली भी खाली हो गई है तो राहुल गांधी रायबरेली जा सकते हैं। ये भी अटकलें लगी कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों मैदान में आ सकते हैं। लेकिन ये बात भी लगभग 10-15 दिन से, आप जैसे जो प्रबुद्ध पत्रकार हैं उनके जो प्रोग्राम आ रहे थे उनमें ये बात कही जा रही थी, मैंने स्वयं सुनी, कि लगभग ये तय हो गया कि प्रियंका गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी। और
राहुल गांधी का ही अगर होगा तो राहुल गांधी ही आएंगे, रायबरेली से आएंगे या अमेठी से आएंगे, इस बात को लेकर अटकलें थी। तो पहली बात तो बहुत ज्यादा अप्रत्याशित इसलिए नहीं मैं मान रहा क्योंकि ये अटकलें लगातार लग रही थी। हाँ, ये है कि कांग्रेस ने इसको बहुत लंबा खींचा और यहाँ तक कि कल रात को जब पोस्टर जाने लगे वहां पे तब ये हुआ और रात को ही खबरें आनी शुरू हो गई कि भाई बैनर लगने शुरू हो गए। तो उसमें मैं मानता हूँ कुल मिला के कांग्रेस को उसका फायदा होगा इस दृष्टि से कि कम से कम खबरों में तो रहे। अटकलें लगती रही, अचानक जो है वो बैनर जा रहे हैं, फिर ये खबरें आ रही कि बैनर जा रहे हैं, फिर बैनर अब कहाँ अलीगढ़ वो अपने रायबरेली लड़ेंगे कि अमेठी लड़ेंगे। दूसरी तरफ हम बीजेपी की अगर बात करें तो निश्चित ही वो ये कहेंगे कि इन्होंने अमेठी सीट बदली है, एक हार से बाद ये आइडियल तो यही था कि वो अमेठी से लड़के और उनको हराते स्मृति ईरानी को, तो वो बात होती है। तो अब तो उनको ये मौका मिलेगा। जहां तक किसी और को लड़ाने की बात है उसमें देखिए गांधी परिवार ने पहले भी एक, आपको याद होगा सतीश शर्मा हुआ करते थे, पेट्रोलियम के मिनिस्टर भी रहे, वो भी गांधी परिवार के नजदीकी थे, उनको भी एक बार वहां से लड़ाया था। तो वो इसी तरह से उन्होंने, क्योंकि देर सवेर आप ये मान के चलिए कि प्रियंका गांधी राजनीति में आएंगी, और मुझे जो एक वो लगती है वो ये लगती है कि प्रियंका गांधी उस समय मैदान में नहीं आ। राहुल गांधी बेचारे तो हार के बाद एक ठप्पा उन पे लग चुका, कोई पप्पू कह देता है, कोई कुछ कह देता है, उनको काफी उन्होंने थपेड़े सहे हैं। प्रियंका गांधी मुझे लगता है कि वो तब चुनाव में आएंगी जब कांग्रेस के लिए माहौल अनुकूल होगा। वो उस तरह का वो ठप्पा शायद नहीं लगवाना चाहेंगी अपने पे, या उस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहेंगी, क्योंकि उम्र उनके साथ है, उम्र तो दोनों के साथ है, लेकिन प्रियंका गांधी के साथ तो बहुत अधिक। उस दृष्टि से अगर आप देखें, राहुल गांधी तो अब चुनाव लड़ लिए, वो अभी तक कोई चुनाव लड़ी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी, और जैसे मैंने कहा 10-15 दिन पहले कुछ कार्यक्रमों में ये आने लगा था कि प्रियंका गांधी मैदान में नहीं आई, तो फिर कांग्रेस के पास चॉइस यही थी कि भाई अमेठी या रायबरेली में से कहां पर राहुल गांधी लड़े। तो निश्चित ही जहां ये लगा कि सेफ सीट है, और प्लस वो अपना जस्टिफिकेशन ये देंगे कि भाई रायबरेली भी हमारी मदर की सीट थी, उससे पहले आप जानते हैं इंदिरा गांधी जी रायबरेली से लड़ी हैं, तो इसलिए वो एक वो लेंगे। और जो केएल शर्मा को इन्होंने लड़ाया, जो जैसे अभी मुकुल जी बता रहे थे बुजुर्ग हैं, वो नेचुरली इसीलिए लड़ाया कि कल को अगर देखिए कोई और आदमी आए, वो फिर अपना कल को दावा ठोकता है जो परिवार के लोग हैं, तो कल को अगर अगले चुनाव में यानी कि 2029 में अगर दोनों सीटों की जरूरत पड़ती है, एक राहुल गांधी के लिए और एक प्रियंका गांधी के लिए, तो वो फिर बहुत आसानी से उनको उपलब्ध रहेगी सीट, जब मर्जी वो जहां से अदल बदल कर सकते हैं। तो मैं इसको बहुत बड़ा वो नहीं मानता। देखिए ये बात सभी लोग शुरू से कह रहे थे कि नॉर्थ से अगर वो नहीं लड़ेंगे जी, आप जानती हैं मोदी जी गुजरात से बनारस आ गए थे लड़ने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से 80 सीटें आती हैं। तो ये बात कांग्रेस में बहुत लोग फील कर रहे थे कि हार जीत अलग बात है, लेकिन राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश को छोड़ना नहीं चाहिए। और खास तौर पे वो तो उनका तो ताल्लुक ही उत्तर प्रदेश से है, मतलब उनकी जो राजनीति है, उनका जो परिवार है, वो सारा उत्तर प्रदेश से रहा। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी दोनों बहुत सालों से लड़े। मोदी जी तो गुजरात से आके बनारस से लड़ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में क्योंकि सत्ता में जब भी कांग्रेस वापस आएगी, तो कांग्रेस को वापस आने के लिए उत्तर प्रदेश को भी देखना पड़ेगा, चाहे गठबंधन से देखें या वैसे देखें, तो वहां पर उनका परिदृश्य में बने रहना जरूरी है। और प्रियंका गांधी को आपको याद होगा एक बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ इंचार्ज भी बनाया गया था 2014 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उस समय भी कोई अपेक्षित नतीजे आए नहीं थे। तो प्रियंका गांधी मेरे को लगता है कि वो अभी और अनुकूल समय का इंतजार करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस में कई खेमे। देखिए मैं बताऊं, कांग्रेस में ये कहा जाता है कि वेणुगोपाल अब अहमद पटेल के बिल्कुल ही जो है वो पर्यायवाची बन गए। अहमद पटेल जी अब रहे नहीं, वो उसी तरह की भूमिका निभा रहे हैं सब जगह। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी, ऐसा कहा जाता है, बाकी विद्रोही जी की ज्यादा ये सब चीजें पता होंगी, हम लोग तो सुन के ही ये अंदाजे लगाते हैं। तो ये कहा जाता है कि ये 3 लोग हैं, और एक खड़गे जी बेचारे हैं, और एक प्रियंका गांधी। और ये परिवारों में होना कोई बहुत बड़ा आश्चर्य की बात नहीं है। अब जैसे सुक्खू है फॉर एग्जाम्पल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये सब लोग कहते हैं भाई वो प्रियंका गांधी की चॉइस है, प्रियंका गांधी के उससे आते हैं। तो प्रियंका गांधी लगता है कि अभी इंतजार करेंगी 5 साल और। विद्रोही सर, कहीं ना कहीं जिस तरीके से राहुल गांधी ने अमेठी को छोड़कर रायबरेली सीट से नामांकन भर दिया है, प्रियंका गांधी ने चुनाव न लड़ने का फैसला
किया है, लेकिन इससे इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उनमें कहीं ना कहीं एक निराशा और उनके लिए नुकसान भी इस तरह से कयास लग रहे हैं कि अगर राहुल अमेठी से लड़ते तो ज़्यादा बेहतर हो पाता और प्रियंका भी लड़ती तो इससे भी बेहतर हो जाता, क्योंकि अगर प्रियंका नहीं लड़ रही है तो ये उनके गले नहीं उतर रही है बात। और प्रियंका के जो समर्थक हैं और जो बातें, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल प्रियंका गांधी अपनी जनसभाओं में कर रही हैं, ये कहा जा सकता है कि उनकी भी छवि जो है पहले से काफ़ी बेहतर हुई है। ऐसे में प्रियंका गांधी का चुनाव न लड़ने का फैसला जो कांग्रेस बता रही है वो कुछ ज़्यादा हमें वो उस पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। देखिए नेहा जी, आपको भरोसा नहीं तो दिलाने की हमारी कोई इच्छा है और ना हमको मीडिया को संतुष्ट करने की कोई चाहत है। मीडिया हमारा विरोधी, हम अच्छी तरह जानते हैं। हमने जो फैसला किया है अपनी इच्छा पर किया है जी। जहां तक आप हमारे दलों की बात कर रहे हैं, हमारे गठबंधन की, ये आपकी कल्पना है। जो कुछ फैसला हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया अलायंस का, सपा के जो मुखिया हैं उत्तर प्रदेश में जिसके साथ गठबंधन है, अखिलेश यादव खुद ये कह रहे थे कि अगर अमेठी से राहुल गांधी उतरते सबसे फिट कैंडिडेट है जी। आप करिए दुष्प्रचार, कौन रोक रहा है आपको? आपका अधिकार है। हमने जो फैसला किया है सपा को विश्वास में लेकर किया है। ठीक है, आप कुछ भी दुष्प्रचार करिए, कुछ भी प्रायोजित खबरें भाजपा के कहने से चलाइए, आपका अधिकार है। ये सीधे सीधे आप आरोप लगा रहे हैं, हम उस मीडिया संस्थानों में से नहीं है, हम निष्पक्ष चलाने की हम एक नेता का नाम बता दे हमारे इंडिया गठबंधन का जिसने कहा हो कि भाई हमें निराशा है। किसने कहा है निराशा है? किस नेता ने कहा है कि राहुल गांधी को अमेठी लड़ना चाहिए था, रायबरेली क्यों लड़े? एक का नाम बताइए सही आप जी। अपनी तरफ से आप अपनी तरफ से खाली पाव बना रहे हैं, आप बढ़ाइए, हमको रोक थोड़ी रहे हैं। ये आपके आरोप बेबुनियाद है विद्रोही जी। इस मंच से कभी भी किसी का पक्ष नहीं लिया गया है। मैं कह रहा हूँ आपका ये दावा बेबुनियाद है कि इंडिया गठबंधन में रोष है, निराशा है। मैं भी यही बात कह रहा हूँ। आप अपनी बात कहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं अपनी बात कहूंगा, आपको क्या आपत्ति हो सकती है? हमने क्यों लड़ा? अगर आप दोनों हलकों से देखो तो 52 से रायबरेली से गांधी परिवार का कनेक्ट, 52 से किसने चुनाव लड़ा? 52 का 57 का फिरोज गांधी ने, फिरोज गांधी के बाद इंदिरा गांधी ने, इंदिरा गांधी के बाद सोनिया गांधी ने। अगर आप चॉइस देखोगे आप तो ज्यादा कनेक्ट, ज्यादा जिसे कहते हैं ना घर, कि हमारा असली घर या सही घर रायबरेली, और जो आपका अमेठी है इसको आप ट्रेनिंग सेंटर कह सकते हो। जिस भी कांग्रेस के बड़े नेता ने इनके परिवार ने चुनाव लड़ा वो वहां से लड़ा, वहां से ट्रेनिंग ली और वहां से ट्रेनिंग लेने के बाद वो रायबरेली चले जाते हैं। वो समय आ गया। दूसरी बात मैं बड़े स्पष्ट शब्दों से कहा, केएल शर्मा जी के बारे में शायद मुकुल जी को भी कम जानकारी है। केएल शर्मा जी 1983 के अंदर राजीव गांधी के साथ अमेठी गए थे, जब 82 के अंदर सॉरी, जब राजीव गांधी ने पहली बार चुनाव लड़ा था और वो उसकी इंचार्ज थे। तब से लेकर अब तक वो कहीं बाहर नहीं गए हैं। वो लगातार रायबरेली और अमेठी इन्हीं दो हलकों के इंचार्ज पिछले 41-42 सालों से रहे हैं लगातार, और अमेठी में ही रहते हैं। अमेठी की गली को जानते हैं, अमेठी का सारा प्रबंधन, रायबरेली का प्रबंधन 82 से लेकर आज तक वही करते रहे, वही वहां के इनके प्रतिनिधि हैं। ठीक है, और वो एक एक चीज को जानते हैं। जब हम स्मृति जी को अपने कार्यकर्ता से हरवा देंगे तो पता चल जाएगा कि भाई किसका वर्चस्व है, किसका नहीं है। आप इंतजार कीजिए। ठीक है, कांग्रेस का ये दावा है कि ये मास्टर स्ट्रोक है केएल शर्मा। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी, जब मोदी जी बड़ौदा से और बनारस से 2 जगह चुनाव लड़े, बड़ौदा की सबसे सेफ सीट थी गुजरात में, और बनारस आपको शायद इतिहास पता ना हो तो मैं बता देता हूँ, 89 से लेकर आज तक वहां लगातार भाजपा जीत रही है बनारस से। और मुरली मनोहर जोशी वहां से एमपी थे, वो कह रहे थे कि मेरी सीट क्यों ले रहे, उन्होंने पूरा विरोध किया, जम के विरोध किया कि मेरी सीट मत लो। फिर भी मोदी जी तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, वो तो डरे हुए नहीं थे, बड़े बहादुर व्यक्ति हैं। तो जो सबसे सेफेस्ट सीट थी भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में वाराणसी, वो उन्होंने क्यों चुनी?
हर दल ये देखता है कि हमारा नेता के लिए एक ऐसी सीट हो जहां उसे कम से कम प्रचार करना पड़े, वहां उसे उलझना ना पड़े, चाहे मोदी जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, जो अपने अपने दल के सर्वोच्च नेता, सर्वोच्च प्रचारक होते हैं, उनको जितना ज्यादा समय मिलेगा दूसरे। लेकिन विद्रोही जी, एक सवाल, आप कहते हैं कि संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, फिर प्रियंका ने वेट करना क्यों उचित समझा? मेरा सवाल ये हमारी रणनीति है, ये कुछ जरूरी है प्रियंका लड़े। ठीक है, रमा जी से समझ लेते हैं। हम कह रहे हैं कि भाई क्या कहते हैं, केएल शर्मा ही हरा देगा, आप इंतजार कीजिए ना। ठीक है, आप हमारी रणनीति पर तब सवाल उठाइए जब स्मृति जी वहां जीत जाएंगी। ठीक है, हम कह रहे हैं स्मृति जी निश्चित रूप से हारेगी, आप इंतजार कीजिए। रमा जी जो कारण बता रहे विद्रोही जी, जी आप जवाब दीजिए। मैं एक ही बात पूछना चाहती हूँ, 2019 में और अब में क्या फर्क है? रायबरेली का जो है वोट परसेंटेज भी कम हुआ था जब मैडम 1984-89 में क्या फर्क था? आप इस सवाल का जवाब 1984-89 में क्या फर्क था? दीजिए विद्रोही जी, दोनों लड़के थे, रमा जी बात पूरी कर लीजिए जी। उसके बाद जयंत चौधरी जी का, उनका भी इनसे हो गया, लाभ हो गया। उसके बाद मायावती भी नहीं अब साथ। क्या परिदृश्य में फर्क है ये मुझे बता दे कि उसमें समय में कैसे इतनी हार हुई थी। और वो यही बात तो मैं बता रहा हूँ, 1984 में भाजपा की 2 सीट थी और 89 में 87 थी, क्या फर्क आ गया? यही बात तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, लग गया कि ये बड़े आश्वस्त है कि हम जीत जाएंगे। मुझे नहीं लगता ये जीतेंगे। 80 की 80 सीटें जो है वो बीजेपी के पास आएंगी, ये मैं आपको अभी लिख के दे सकती हूँ। जी, रमा जी कह रही है 80 की 80 सीट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेहा जी, जो मैं कहना चाहता था, 1977 के अंदर जनसंघ के जो जनता पार्टी में 115 सांसद थे, और जब 80 के अंदर जब चुनाव हुआ, संक्षेप में 84 के अंदर इनके 2 रह गए, केवल 2, और उसी के 89 के अंदर 87 हो गए। क्या फर्क पड़ गया 5 साल में? बहुत गंगा जमुना में पानी बह जाता है मैडम। ठीक है, मतदाताओं का रुझान बदलता है मुद्दों को लेकर वो। ठीक है, रमा जी आपसे भी निवेदन है, विद्रोही जी आपसे भी निवेदन है, मुकुल जी के पास जाने दीजिए। विद्रोही जी निवेदन है, वाजपेयी की जमानत जब्त हो गई। ठीक है, ठीक है विद्रोही जी, विद्रोही जी अनुरोध करती हूँ, अनुरोध कर रही हूँ, मुकुल जी के पास जाने दीजिए। विद्रोही जी, रमा जी अनुरोध करती हूँ, मुकुल जी के पास जाने दीजिए। मुकुल जी, सबसे सुरक्षित सीट पर मोदी जी ने भी चुनाव लड़ा, बनारस की सीट का और बड़ौदा की सीट का यहाँ पर हवाला दे रही है कांग्रेस। आप इसे कैसे देखते हैं कि ऐसा ही होता है क्योंकि जो आपका नेता होता है, पार्टी का जो नेता होता है, उसे समय ज़्यादा प्रचार में लगाना होता है, पूरे देश में घूम घूम कर प्रचार करना है, ये कारण दिया जा रहा है। लेकिन एक कारण मुझे प्रियंका गांधी का न लड़ने का समझ नहीं आ रहा है, जैसे कि गुरमीत जी ने कहा कि वो अभी समय लेना चाहती है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के तो कहते हैं कि अगर इस बार चुनाव में विपक्ष की स्थिति मजबूत नहीं हुई तो फिर हो सकता है कि आगे से देश में चुनाव ही ना हो। जो बात कही जा रही है प्रियंका गांधी के बारे में, लेकिन मेरा सवाल है कि इस वक्त विपक्ष जितना कमज़ोर दिखता है भारत के भीतर, क्या विपक्ष एक एक सीट पर इस तरह का दाव इसका जो है इसका नुकसान वहन कर सकता है, सहन कर सकता है? जिस तरीके से बीजेपी लगातार प्रचार कर रही है कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर, जिस तरीके से पीएम मोदी लगातार आक्रामक हैं, मुकुल जी ऐसे में प्रियंका गांधी का फ्रंट सीट पर ना आना समझ नहीं आ रहा। अनम्यूट कर ले। हाँ, मैं पहले एक सवाल जो उन्होंने बोला था हमारे वेद प्रकाश जी ने, तो वेद प्रकाश जी ने शर्मा जी के बारे में बताया था 1900, मैंने भी 81 में बोला था। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि 2012 के बाद चंद्रकांत दुबे वो राहुल गांधी की टीम के मेंबर थे, उनको भेज दिया गया था। 2014, 2019 ये चुनाव रायबरेली चले गए, उनको रायबरेली भेज दिया गया था। नहीं, हाँ मैं अभी आपकी पूरी बात कर रहा हूँ। तो ये वहां से रायबरेली भेज दिए गए थे। तो जानकारी सबको रहती है और जानकारी आजकल करना चाहिए तो सबकी मिल जाती है। अब बात आती है कि प्रियंका गांधी की, तो प्रियंका गांधी जो हम लोगों के सूत्र हैं वो बताते हैं कि वो इंटरेस्टेड थी रायबरेली के लिए, लेकिन राहुल गांधी रायबरेली के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे। और फिर उसके बाद हालांकि कांग्रेस के कई सर्वे इंटरनल हुए जिसमें फूलपुर, इलाहाबाद, इन सब का सर्वे किया गया,
तो कुल मिला के ये रहा कि बड़ी हास्यास्पद बात है ये कि अगर प्रियंका गांधी ने अपने पैर वापस खींचे तो उसके पीछे वजह थी। अगर दोनों लड़ जाते तो कल की डेट में सत्ता को लेकर अगर मान लीजिए दोनों लोग हैं तो कांग्रेस पार्टी में ये ना होने लगे और विपक्ष आरोप लगा, वो सत्तारूढ़ दल आरोप लगाने लगे कि दोनों भाई में दो दूरी हो गई कि कांग्रेस में, और कांग्रेस आपस में ही चाहे संगठन हो चाहे कुछ भी हो उसमें विवाद हो। ये प्रियंका नहीं चाहती थी। प्रियंका चाहे तो कभी भी लड़ सकती, कोई उपचुनाव लड़ सकती हैं, तो लड़ने में उनका ज्यादा इंटरेस्ट ये था कि मैं पार्टी के लिए काम करूं। और जब वो चीजें हटी और राहुल गांधी को रायबरेली के लिए मना लिया गया तो फिर केएल शर्मा से बेहतर आदमी कोई नहीं मिल सकता था जो पारिवारिक, क्योंकि आप जिस तरह से सूरत में आप सारा देख रही है तो आजकल कांग्रेस के साथ एक ये भी मुसीबत है कि किसको उतारे। अब इतने मान लीजिए, और दूसरा वो नैरेटिव चेंज हो गया जो स्मृति ईरानी के कद को बढ़ाता था कि वो राहुल गांधी को हरा रही है, हरा के आई है। अब वो कभी बोलने में सक्षम नहीं रहेंगी क्योंकि खुदा न खास्ता करके शर्मा जी ने हरा दिया। जो हम लोग को लग रहा है इस वक्त फाइट है, कोई नहीं कह सकता कि 100% स्मृति जीतेंगी या शर्मा जी जीतेंगे। वो बीजेपी की जो प्रवक्ता है वो बोल सकती है कि 100% बैठेंगी जीतेगी, और वेद प्रकाश जी बोलेंगे कांग्रेस जीतेगी, लेकिन एज ए मीडिया पर्सन हम लोग सोचते हैं कि फाइट है। और अगर प्रियंका वहां पे उतरती है और राहुल गांधी भी 2-4 बार आके अगर वहां पे घूम जाते हैं तो ये बड़ी रोचक फाइट होगी और इसमें मजा आएगा, क्योंकि यहाँ की जो हम लोग पहले भी कई चर्चाओं में कर सके हैं कि इंडिया की सबसे जो हॉट सीटें हैं उसमें यही तो सीटें हैं जो देखना चाहेंगे। बिल्कुल। तो इस वजह से प्रियंका गांधी का स्टेप बैक करना ये पार्टी के लिए बहुत एक संजीवनी है जो वो अपना समय सब जगह दे सकती है, क्योंकि बहुत मुखर वक्ता है। और जब वो बोलती है तो उनका मोदी का जवाब राहुल गांधी उस टेम्पो से नहीं दे पाते, वो टेम्पो बना के देती है। और आज जिस तरह से आंख में आंसू लाके, और किसी भी शहादत हुई है ये, और शहीद पिता की बेटी है और दादी भी उनकी हत्या हुई थी, तो उस पूरे मैटर को उन्होंने जिस तरह से आज पब्लिक के सामने बोला है, ये एक लहर बनेगी। और ये दोनों जिलों में परिणाम कुछ भी आया लेकिन एक बन गया है कि हाँ कांग्रेस फाइट में है। जी गुरमीत सर से मैं समझना चाहूंगी, क्या उस लॉजिक को भी कांग्रेस के लिए जो कहा जा रहा है, जो सामने रखा जा रहा है इस जो फैसले के पीछे है कि प्रियंका चाहती हैं कि राहुल गांधी ही आगे जो है मोदी बनाम राहुल की ही लड़ाई दिखे। अगर वो आ जाती हैं, चुनाव लड़ती हैं और जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता में एक खासा इजाफा हुआ है, जबकि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसी यात्रा में आगे बढ़कर लीडर के तौर पर नहीं रही है, लेकिन इसके बावजूद उनके भाषणों को लेकर क्रेज बढ़ा है, तो क्या ये तर्क भी है कि प्रियंका नहीं चाहती हैं कि वो कोई समानांतर जो है एक शख्सियत के रूप में राहुल गांधी के लिए बने, या उसे अवॉइड करना चाहती हैं कि उनको जगह मिलनी चाहिए, उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए पार्टी के भीतर? देखिए, पहली बात तो ये कि राजनीति का जो स्वाद होता है ना, या सत्ता का जो मोह होता है, उसमें ये आपसी संबंध वगैरह कोई बहुत ज्यादा मैटर करते नहीं। हजारों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ इसके। माँ के लिए तो ठीक है कि उस समय उन्होंने चुनाव करना था, उन्होंने राहुल गांधी को आगे किया। मैंने जैसे आपको बताया कि ठीक है, वो 14 में, 19 में और अब 24 में 3 मौके राहुल गांधी जी को एक तरह से आगे रख के किए जा रहे हैं। आगे भविष्य में प्रियंका गांधी निश्चित ही राजनीति में आएंगी, मुझे ऐसी संभावना है। बाकी हमारे पास कोई दिव्य ज्ञान तो है नहीं, हम तो अटकलें ही लगा सकते हैं। उन अटकलों से और पूर्व के जो उदाहरण रहे हैं राजनीतिक परिवारों के, उनके आधार पर, और जिस तरह की बात अभी मुकुल जी ने कहा, ऐसे बहुत से लोग हैं इस देश में जो ये कहते हैं कि प्रियंका गांधी को आगे आना चाहिए और वो ज्यादा अच्छी वक्ता हैं, उनमें इंदिरा गांधी की झलक दिखती है और ये सारी चीजें हैं। और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा वगैरह करी है, और जैसे मैंने कहा कि अभी जो वक्त है, अभी तो 400 पार का चल रहा था, अब तो चलो थोड़ा बहुत सिचुएशन बदल रही है, ऐसा कहा जा रहा है। जो भी होगा आगे देखा जाएगा। वो उनका बीजेपी का नैरेटिव था, वो साइकोलॉजिकल एक उनका तरीका होता है वॉर का, कि पहले ही आप दूसरों को डिमोरलाइज कर दो। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा कई जगहों से अलग अलग अटकलें आ रही है, और मैंने जैसे कहा वो 4 जून को ही पता लगेगा। बहुत सारे लोग अब ईवीएम को लेके बड़े आशंकित है, और सब किसी से बात करो कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन ईवीएम का ना हो जाए। हम लोग तो हरियाणा में इस बार हरियाणा 10-0 तो नहीं आने वाला, लेकिन सब लोग एक लाइन जरूर जोड़ देते साथ में कि अगर ईवीएम का कुछ ना हो।
कहने का मतलब कि इस समय माहौल पूरी तरह से, ये 1.5 महीने पहले तो चुनाव ही नहीं लग रहा था, लोग कह रहे थे बड़ा बोर चुनाव है। तो राजनीति जो है उसमें आगे क्या होगा, लेकिन अभी फिलहाल सोनिया गांधी जो नहीं लड़ी है, मुझे लगता है कि वो प्रचार और जगह कर पाएंगी, इस वजह से ना लड़ना ये उतना तर्क नहीं है, क्योंकि मोदी जी तो पूरी दुनिया में प्रचार कराएंगे आगे। वो तो बनारस से लड़ रहे, उनको तो और देशों में कहीं बुला लें, वहां भी चले जाएं, इजराइल में जहाँ। जी, तो कहने का मतलब कि उनको, वो अगर नहीं लड़ रही तो वो अपने लिए समय का वेट कर रही। राहुल गांधी जी उतरे हुए हैं मैदान में लगातार पिछले 10 साल से, और उन्हें असफलताएं उन्होंने बहुत झेली हैं, और मुझे लगता है कि 29 तक अगर कुछ माहौल बदलेगा जैसे इस बार कहा जा रहा है, और फिर मोदी जी भी तब उनकी जो आयु की दृष्टि से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शायद वो भी कुछ स्टेप बैक करेंगे। अब 2047 तक रहना वो अलग बात है, लेकिन स्टेप बैक करेंगे तो चीजें बदलेंगी। तो मुझे लगता है कि, और जैसे मैंने कहा अभी प्रियंका गांधी जी की आयु है उनके साथ, और ये सारा जो था ना रॉबर्ट वड्रा का बीच में नाम चलाना और फिर बयान आना, ये सब भी जिसे बोलते हैं ना टेस्टिंग द वाटर्स, वो था। और जैसे मैंने कहा, मैंने खुद, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, कोई बड़े वरिष्ठ पत्रकार थे जिनका यूट्यूब में मैंने सुना था किसी एक प्रोग्राम में, तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट, आज मुझे बल्कि मैं याद कर रहा था, बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि कांग्रेस में ये तय हो चुका है कि प्रियंका गांधी ये चुनाव नहीं लड़ेंगी। जो भी अटकलें लग रही है वो राहुल गांधी को लेकर चर्चा चल रही है कि राहुल गांधी रायबरेली से लड़ेंगे। दूसरी बात विद्रोही जी ने बड़ी रिस्की बात कह दी है, हालांकि ये बेचारे ईमानदारी से बात करते हैं इसलिए इन्होंने कह दिया, बाद में संभालने की भी कोशिश की। देखिए राजनेता जो होता है वो कभी अगर ऐसा बयान दे दे, अगर आज राहुल गांधी ये बयान दे देना जो विद्रोही जी ने दिया है कि असली घर हमारा रायबरेली है, तो फिर वो के.एल. शर्मा चाहे तारे तोड़ लाए वो नहीं जीतेंगे, तो ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। आफ्टर ऑल वहां से राजीव गांधी भी लड़े और राहुल गांधी 3 बार वो लड़े, और अब आप अगर ये कहें कि नहीं जी वो ज्यादा हमारा घर है, और वायनाड के कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के सामने क्या कहेंगे कि वहाँ असली परिवार ये मैं कह रहा हूँ कुल मिला के इनको पब्लिसिटी भी, देखिए राजनीति प्रचार तंत्र है। अब जैसे भी वो खुद ही आपसे शिकायत कर रहे थे कि हमें तो कवरेज नहीं मिलती, अब कम से कम ये राहुल गांधी का जो सस्पेंस चलता रहा, कल रात को मैं देख रहा था वो आईपीएल के मैच के बीच में, तो वो आ रहा था कि जी वो होर्डिंग पहुंच गए, ये हो गया वो हो गया, तो ये चर्चा अटकलें लगी, तो कम से कम प्रचार तो हुआ। और जब जैसे अब बाकी लोग कह रहे हैं, अगर देखिए कई बार जो होता है, जो वो होता है ना अपना प्यादा शतरंज में, वो भी जो है वो राजा को लुढ़का देता है, ऐसी चाल फंस जाती है। हाँ, सिपाही प्यादा बोलते हैं उसको, प्यादा भी बोलते हैं, तो वो उड़ा। तो अगर के.एल. शर्मा उड़ा दिए तो वाह वाह। और दूसरा मैंने जैसे बताया कि सोनिया गांधी की सीट इतनी लंबी, वो रायबरेली में जैसे उन्होंने कहा है, तो उसको वो खाली छोड़ के उसका भी वो नहीं चाह रहे थे, तो और नॉर्थ से लड़ना ही लड़ना था। जैसे मैंने कहा कि अगर आप यूपी को छोड़ देंगे तो मुश्किल हो जाएगा। कुल मिला के जी आप बात पूरी कर लीजिए, समय समाप्त। नहीं, मैं बस यही कह रहा हूँ कि अपनी तरफ से राहुल गांधी जी अगर वहां से आते हैं, अब ये भी देखना होगा कि वो कौन, अगर वो दोनों सीट जीत जाते हैं, क्योंकि वायनाड से तो बहुत डाउट, मुझे नहीं लगता। केरल में तो बीजेपी, केरल ही है जिसने आखिरी में सबसे किला ढहेगा कोई तो शायद केरल का ही ढहेगा, क्योंकि तमिलनाडु में भी सीट आ गई। केरल जो है वो अभी भी बीजेपी को वहाँ मुश्किल है, तो वहां से तो जीत जाएंगे। अब अगर यहाँ से भी जीत गए फिर उनके सामने ये भी धर्म संकट होगा कि क्या वो वायनाड को छोड़ेंगे, घर कौन सा है ये तय करना होगा उस समय। जी बहुत बहुत दोनों सीट तो रख नहीं सकते, दोनों सीट तो रख नहीं। हाँ, अब ये भी हो सकता है, देखिए हालात पर डिपेंड करेगा, कुछ भी हो सकता है। अगर वो रायबरेली छोड़े और वहां से प्रियंका गांधी को ले आए तो दोनों बातें कवर हो जाएंगी, वायनाड भी नहीं छूटेगा और घर की बात। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। मुझे लगता है कि सभी सवालों पर काफी हद तक हमने स्पष्टता अपने दर्शकों के सामने रख पाने में सफलता हासिल की, इसलिए दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी बात रखनी है तो आपका बहुत बहुत स्वागत करेंगे info@justbroadcasting.com, या फिर आप मुझे भेज सकते हैं अपना कीमती email neha@justbroadcasting.com पर भी। नमस्कार।